इतिहास के परिचय से संबंधित जो है कुछ आज प्रश्न हैं। और इतिहास देखिए, इस इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है, या इतिहास को परिभाषित करें। तो इस प्रकार की अगर जो भी कुछ आपके पास क्वेश्चन है तो देखिए, इतिहास के परिचय और इतिहास क्या है और इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास जो है ये मुख्य रूप से जो है इसका परिचय हमसे देखने वाले हैं। परिचय में देखिए, तो इतिहास क्या, इस प्रकार की क्वेश्चन है आपके पास, तो आपका आंसर है देखिए। तो इतिहास किसे कहते हैं, देखिए तो इसका आंसर है प्राचीन काल में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। यानी कि प्राचीन काल की जो घटना है उसको कथी करना है, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करना, अध्ययन करना, पढ़ना या लिखना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस क्यों इतिहास के जनक माना जाता है। उसके बाद हेरोडोटस के प्रथम पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। कथी नाम है, तो हिस्टोरिका। उसके बाद हेरोडोटस कहाँ के रहने थे, यूनान देश के ये रहने वाले थे हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था 483 बीसी में हुआ था, 483 बीसी में। और ये जो मृत्यु हुई थी, तो इसका मृत्यु जो है 425 बीसी में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार की जो है इनके जन्म के बारे में देख लिए। और हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, इसे देख लिए। ये देखिए, मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक। मेरा नाम हुआ हेमंत कुमार सिंह। चलिए देखिए, और इतिहास की जो अब जानकारी, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, किन किन स्रोतों से, किन किन माध्यमों से, उसके बारे में चर्चा करते हैं जी। इतिहास हमसे कहाँ से मिलती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इतिहास की जानकारी जो है यहाँ पे करके गोल करके यहाँ पे लगाई गई है। देखिए, तो इतिहास को जो है ना, इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से 3 भागों से मिलती है। पूरा तात्विक स्रोत से, साहित्यिक से और विदेशी यात्री स्रोत से जो है इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। पूरा तात्विक स्रोत के अंतर्गत शिलालेख आते हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मंदिर और प्राचीन सिक्के आते हैं। इसके लगे तो पूरा तात्विक स्रोत के अंतर्गत, पूरा तात्विक मतलब जैसे कि खुदाई के दौरान जो बहुमूल्य वस्तुएं मिलती है, जैसे कि पत्थर हो गया, सोना, चांदी के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, तो उस काल के इतिहास को बताते हैं। तो शिलालेख है, पत्थर पर लिखा गया लेख को शिलालेख कहते हैं। उसके बाद स्तंभ लेख है, तो ये खंबे पर जो है खंबा होता है, उस पर लिखा गया लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। गुहा लेख, गुफा के अंदर लिखे हुए लेख को गुहा लेख कहते हैं। उसके बाद जो है मंदिर पर आप लोग देखते हैं कभी कभी चित्रकारी बनाकर, चाहे मंदिर पर, प्राचीन काल के मंदिर पर लिखा होता है उसके, तो इससे भी क्या इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। प्राचीन सिक्के, यानी कि प्राचीन काल में जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सिक्के थे उस पर चंद्रगुप्त का नाम इस भी लिखा रहता था। तो इससे ही क्या मिलते हैं हमें, जो है प्राचीन काल के भी इतिहास की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसका पुरातात्विक स्रोत में इसको रखा गया है। उसके बाद है, आप इधर देख रहे हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। देखिए, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से देखिए, साहित्यिक स्रोत के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जो है इसका, प्रथम भाग का इसका नाम है धार्मिक साहित्य और दूसरे भाग का नाम है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य का मतलब जो हमारे धर्म में जितना ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, वे सब आते हैं। जैसे कि देखिए, रामायण हो गया, रामायणों से इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। महाभारत हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इन सभी से क्या हमारे जो है प्राचीन काल की जो है जानकारी, प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक पुस्तकों से भी, तो इसको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम सब रखते हैं। उसके बाद है एक लौकिक साहित्य, जो प्राचीन काल में जो है विद्वानों द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उसको ही लौकिक साहित्य में रखते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य कहिए। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। तो उनके लिखी गई पुस्तक से भी क्या है, प्राचीन काल की जो इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इसको लौकिक साहित्य में रखते हैं जितना पुस्तकें हैं। उसके बाद राजतरंगिणी, उसके बाद रघुवंशम, ये सभी जो पुस्तकें हैं इससे भी क्या हमें जो है प्राचीन काल की जो इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद है वो प्रमुख है विदेशी यात्री स्रोत। विदेशी मतलब वैसे यात्री जो अपने देश का न हो, को अपने दूसरे देश से आए हैं और भारत में ही रहकर लगभग 10 वर्षों, 5 वर्षों या 7 वर्षों तक रहकर वह जो है भारत की व्यवस्था और भारत की संस्कृति के बारे में जो है एक किताब में वर्णित कर दिए। उससे भी हमें क्या मिलती है, प्राचीन काल के इतिहास की, हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जैसे कि मेगास्थनी हुए, हेनसांग हुए, फाहियान हुए, इबन बतूता हुए, ये सभी विदेशी यात्री हैं। इनसे भी क्या हमें प्राचीन काल की, इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं
इनसे भी हमें प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन आता है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को जो है मुख्य रूप से हमसे देखते हैं, इतिहास के लगभग 3 खंडों में बांटा गया, 3 भागों में जो इतिहास को, पूरे इतिहास को बांटा गया है। प्रथम है ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं। प्रथम ऐतिहासिक काल है जिसे लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा गया, यानी कि वैसी काल जहाँ पे लिखित यानी कि जो लिखा हुआ साक्ष्य मिले, यानी कि किताब चाहे मतलब दीवार पर लिखा हुआ लेटर भी मिला और उसको पढ़ा भी गया, तो उसको जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उसको मध्यकालीन भारत में जो है अभी के हम से उदाहरण के रूप में रखते हैं। उसके बाद है प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें क्या था, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें क्या था, पत्थरों जो है, पत्थर के जो प्राचीन काल में जो आदि मानव जो पत्थर के औजार बनाते थे, उसी औजारों को जो है उसी औजार के इससे भी क्या हमें प्राचीन काल की जो आदि मानव की जो जानकारी देता है। इसमें कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ औजारें मिलती है प्राचीन काल की, उससे भी हम सब प्राचीन काल के इतिहास के पता लगा देते हैं। तो ओकरे बोला गया है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि पत्थर पाषाण काल इसको बोलते हैं, या पत्थर युग भी बोलते हैं, जिस समय आदि मानव का विकास हुआ था। उसका उसी देखिए, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सके, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य मिला, यानी कि लिखा हुआ जो है पुस्तक में चाहे ताम्रपत्र पर, शिलालेख पर लिखा हुआ अक्षर मिला, लेकिन उसको क्या कोई लोग जो था उसको पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, यानी कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका उस काल में, तो आद्य ऐतिहासिक काल में उसको रखा गया है। जैसे में कौन सी काल, तो सिंधु सभ्यता जो उसका प्रमुख उदाहरण है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। ये जो है आपको वीडियो जो है इतिहास के आपको परिचय के रूप में आपका जो ये वीडियो था, और इतिहास के परिचय जो है आपको पूरा अच्छी तरीके से इतिहास पता हो गया कि इतिहास क्या है, इतिहास के कितने कालखंडों में बांटा गया है, और कौन कौन सी जो पुस्तकें से इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।